इस चैप्टर में अभी तक हम देख चुके हैं, परावर्तन की परिभाषा से शुरू करा था। उसके बाद दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कैसे बनता है वो देखा, कि कांच पे एक साइड धातु की परत चढ़ा दो तो दूसरी साइड परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। फिर परावर्तन के नियम देखे थे अपन ने। दर्पण कितने प्रकार का होता है ये देखा। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखे। अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 5 में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलता है, और केवल आखिरी कंडीशन में हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और फिर उसके बाद हमने दर्पण सूत्र पढ़कर उस परावर्तन वाले पोर्शन को खत्म किया। लास्ट क्लास में हमने अपवर्तन शुरू कर दिया था और अपवर्तन की परिभाषा देख ली थी। आज आप लोगों को अपवर्तन के नियम सिखाना है, और अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है वो थोड़ा सा हमको आज समझना है ना। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करें अपन डेफिनेशन को, कि अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो कल हमने देखा था, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए बंदूक की गोली चला रहे हैं ना। तो अगर हम प्रकाश किरण को बंदूक की गोली से कंपेयर करें, तो हम पाएंगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन से जुड़ी इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नियम पढ़ने से पहले दो बातें अपन करेंगे। कल अपन ने सघन और विरल माध्यम की थोड़ी सी बात करी थी, कि सघन और विरल माध्यम जो है तुल्यांकी शब्द हैं। मतलब डिपेंड करता है, अगर हम पानी को विरल बोले तो पानी के सामने कौन है ना। अगर पानी के सामने अगर कांच है तो हम उसको विरल बोल सकते हैं, लेकिन पानी के सामने अगर हवा है तो वो सघन माध्यम हो जाएगा, है ना। तुल्यांकी शब्द है, पता होना चाहिए कि सामने कौन। जैसे कि अपन ने हाइट के बारे में बात करा था, कि इसकी हाइट ज्यादा है तो बताना पड़ेगा किससे, है ना। इस प्रकार का तुल्यांकी शब्द है सघन और विरल माध्यम। तो सबसे पहले हम आज ये जान लेते हैं नियम पढ़ने से पहले, कि अपन ने बोला कि अब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो आज अपन ये जान ले सबसे पहले कि वो किस साइड की तरफ झुकती है। तो दो पॉइंट है, सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है। आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक क्लिक करते से कुछ महसूस महसूस करोगे, देखना कुछ एकदम से महसूस हुआ। कौन सी स्क्रीन ज्यादा सही, ये या ये। सर ब्लैक सही है। हाँ, ब्लैक सही है। क्यों सही है, क्योंकि व्हाइट कलर से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में जा रही है, उसके कारण से आपकी आंखों की पुतलियों को ज्यादा सिकुड़ना पड़ रहा है ना। वो ब्राइटनेस ज्यादा, चमकीली चीज पे आंखें ऐसी मद्दी हो जाती है ना, तो वैसा इफेक्ट आ रहा है ब्लैक के कारण से। आपकी आंखें कंफर्टेबल महसूस कर रही है इसलिए। चलो, ये भी प्रकाश से जुड़ा हुआ ही था। हम बोल रहे हैं हमारे जो अपवर्तन है, अपवर्तन से जुड़े हुए दो कथन जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक कांच की सिल्ली रखी हुई है। कांच की सिल्ली कैसी होगी, आयताकार होगी। आयताकार होगी मतलब घनाभाकार होगी। अगर मैं उसको ऐसे बनाना चाहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी उसको कैसे बनाऊंगा, वैसा ही बनाऊंगा, एक चौकोर। रियलिटी में वो ऐसी होती है, 3D में जैसे माचिस होती है ना, माचिस वैसा घनाभ के आकार की कांच की सिल्ली होती है। लैब में देखने को मिलेगी आपको, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे। उस प्रैक्टिकल में अपन सीखेंगे कि अपवर्तन कैसे होता है। तो कांच की सिल्ली इस प्रकार से घनाभ के आकार की होती है, लेकिन हम अभी प्रैक्टिकल के तौर पर इसको ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ा सा वेट करो अभी। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वैसे अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऊपर जो है वो वायु माध्यम है, वायु जो है वो विरल माध्यम है, विरल वायु विरल माध्यम है ना। और प्रकाश किरण जो है वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। ये सिल्ली के डायग्राम को याद रखना पड़ेगा। कांच जो है वो सघन माध्यम है कि नहीं, सघन माध्यम। और बाद में फिर से कौन सा माध्यम आ जाता है, वायु, जो कि विरल माध्यम, वायु विरल। तो हम पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो हमने प्रकाश किरण ऐसे खींचते हैं, सिल्ली में ये ऐसी हो जाती है तिरछी, क्योंकि अपवर्तन हुआ है।
और सिल्ली के बाहर फिर से ऐसी हो जाती है ना। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है ये जानना कि ये अभिलंब की तरफ झुक रही है या अभिलंब से दूर जा रही है। ये मैंने बनाया है इसका अभिलंब। एक अभिलंब यहाँ बनेगा और दूसरा अभिलंब जो है यहाँ बनेगा। आप देखेंगे कि इसे इस तरह से जाना चाहिए था, सीधा, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण है, अपवर्तित हुई और बाहर निकल गई तो निर्गत किरण, है ना। तीन किरण यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ये देख चुके हैं अपन कल। अब होना क्या चाहिए था, इस प्रकाश किरण को सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन कांच आ गया बीच में तो ये इस साइड चली गई, मतलब अभिलंब की तरफ झुक गई, है ना। अभिलंब बीच में है ना, अभिलंब की तरफ कैसी हो गई, झुक गई। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसको सीधे जाना चाहिए था, वो अभिलंब की तरफ झुक गई। तो अपवर्तन की परिभाषा लिखने के बाद ये पहला पॉइंट लिखोगे आप। ये क्या है, ये तथ्य है, ये फैक्ट है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद जब सघन से विरल में आता है तो क्या होता है भाई, तो सघन से विरल में आती सर है। एक बार और। हाँ बता रहा हूँ। जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो, अभिलंब से पास आना मतलब इस साइड आना। इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऊपर से दिख रहा है आपको, लेकिन ये कैसी गई, ऐसी हो गई, तो अभिलंब से दूर हट गई। तो ये दो पॉइंट अपन को याद रखना पड़ेंगे। पहला कौन सा है, पहला है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, मतलब झुक गई मतलब इस साइड आ गई। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सही है। और दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। सिंपल, दो पॉइंट। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये डायग्राम याद रखोगे ना तो आपको वही डायग्राम कब याद रहेगा, जब प्रैक्टिकल करोगे, है ना। अब प्रैक्टिकल करा नहीं है अभी तो थ्योरेटिकल है, तो चांसेस है आप भूल जाओ। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल कर लोगे ना, और प्रैक्टिकल करने के बाद ये डायग्राम आप खुद बनाओगे कि कैसे बना है ये डायग्राम, है ना, तो फिर हमेशा याद रहेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको बोल देता हूँ, एक लिंक दे दूंगा मेरे कराए हुए प्रैक्टिकल की। एमएम के बच्चों की वीडियो है वो। पवन बार बार म्यूट अनम्यूट मत करो बेटा, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तभी माइक क्लिक करना, आपके पास सब तक आवाज आ रही है ना, डिस्टर्ब होगा सभी को। तो अब जब भी आपको कुछ पूछना हो, है ना, तो मेरी परमिशन के साथ आप माइक खोल सकते हो, नहीं तो फिर सभी को साउंड आएगा बेटा। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सीधे जाना चाहिए था लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक गई, है ना। और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो कैसी हो गई, वो सीधे जाने की जगह अभिलंब से दूर हट गई। तो ये दो पॉइंट अपन को लिखना पड़ेंगे अपवर्तन की परिभाषा के बाद, तो आपको कॉपी में लिखे हुए मिल जाएगी। अगला, अब आ जाते हैं अपन नियम की तरफ, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम तो कुछ कुछ परावर्तन के एक नियम जैसा ही है। उसमें हम बोलते हैं कि आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होती हैं। अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है, मतलब यहाँ पर स्थित है ना। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित है। पहला नियम तो क्लियर है। बेफिक्र रहो, अगर याद नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, समझने की ज्यादा जरूरत है, याद आपको यहाँ से हो जाएगा।
आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें आपको मिल जाएगा, आप लिख सकते हो कॉपी में अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर है लिखा हुआ, नहीं तो आप सोचो कि हम लिख लें, सर बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके पास जब लिखा हुआ है तो फिर मेरे बोलने से नहीं, मेरे बोलने से समझना सीखो। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन की परिभाषा, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम थोड़ा सा गलत है। डायग्राम आप बुक का डायग्राम भी कोशिश करना मत बनाना जो मैं अभी सामने बना रहा हूँ। बस इसकी गलती क्या हुई है, यहाँ पर इसको ये प्रकाश किरण ऐसे ही ले जानी चाहिए थी, है ना। देखो ये डायग्राम गलत है, मैं फिर बता रहा हूँ, कॉपी की सब चीजें सही नहीं है बेटा, मेरी नहीं है वो कॉपी, मेरी होती तो भी गलती हो ही जाती। अगर मैं विद्यार्थी होता तो, विद्यार्थियों की होती है, टीचर की गलती नहीं होती। एक आपतित प्रकाश किरण ऐसी बनाना, निर्गत अपवर्तित ऐसी बनाना, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ इसको ऐसी ना बना के ऐसी बनाना, ऐसी बनाना थोड़ी सी तिरछी, और फिर उसके बाद अपवर्तित किरण ऐसी बनाना, और उसके बाद निर्गत किरण ऐसी बनाना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बच्चे ने नहीं बनाई है यहाँ पर, वो ये है कि आपको यहाँ से एक एक समांतर प्रकाश किरण खींचना है, जो निर्गत प्रकाश किरण है इसके समांतर होना चाहिए। किसके, निर्गत कौन सी है, ये वाली, इसके समांतर होना चाहिए फिर। ये बहुत जरूरी है, इसने नहीं खींची हुई है। फिर अभिलंब बनाइएगा, जहां पर जोड़ जोड़ वाला पॉइंट है वहां अभिलंब बनाइए, एक अभिलंब यहाँ एक अभिलंब, बाकी चीजें आप वैसे की वैसे लिख सकते हो। तो डायग्राम कॉपी ना करें, इसका डायग्राम जो मैंने बनाया वो बनाए, बुक का भी ना बनाए। मैं बता रहा हूँ बुक का भी ना बनाए, क्योंकि बुक में बहुत रियल डायग्राम दिया हुआ है, और वो रियल डायग्राम देने के गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, बुक में गलत डायग्राम दिया हुआ है, उसमें रियल डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें मालूम ऐसी दिखती है प्रकाश किरण। यहाँ से जो आपतित प्रकाश किरण है ना, नोटा कर लो इसको थोड़ा सा, बुक में ऐसा दिखता है कि वो आपतित प्रकाश किरण ऐसी है, और वो बिल्कुल ऐसी बनाई हुई है उन्होंने, बिल्कुल कम रिफ्लेक्ट होती हुई, है ना। तो वो दिखती ही नहीं है कि अपवर्तित हो रही है वो, समझ ही नहीं आती, बिल्कुल कम अपवर्तित की है, रियलिटी में इतनी ही होती है, लेकिन हमको कॉपी में दिखाने के लिए टीचर को उसको ज्यादा अपवर्तित करना पड़ता है, ताकि वो दिखे अपवर्तित किरण अलग से और निर्गत किरण अलग से दिखे, है ना। तो प्लीज इसको कॉपी में सुधार लेना। अच्छा हुआ मैंने खोली है। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होती है, पहला तो यही है ना। फिर उसके बाद दूसरा नियम है, दूसरे नियम को हम एक वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, इस वैज्ञानिक का नाम है स्नेल। दूसरा नियम है अपवर्तन का, पहला तो आसानी से याद हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा नाटक करता है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम या स्नेल, स्नेल का नियम, है ना। स्नेल ने क्या बताया, कुछ बच्चे अभी शिकायत कर रहे थे कि उनका मोबाइल हैंग कर रहा है या फिर नेटवर्क सही नहीं चलता है। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर आपका मोबाइल ठीक नहीं चल रहा है या डेटा खत्म हो गया है या नेट नहीं चल रहा है, तो आपके पास यूट्यूब वीडियो हर दिन की अपलोड कर रहा हूँ मैं चैनल पर, मुझे उस यूट्यूब के चैनल से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आपका जो कोर्स मिस हुआ है वो आप कर सको। बहाने 90%, 99% बच्चे बहाने बना सकते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हो, 1% में हो, तो आप पढ़ने के लिए वो ढूंढोगे, रास्ते ढूंढोगे, आप अपनी कमी की तरफ नहीं। देखो 10 लाख बच्चे बैठते हैं स्कूल, मैं हर बार यही रिपीट करता हूँ, पता नहीं क्यों। 10 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से 90% व्यक्ति जो है, 90% बच्चे केवल अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। 10% बच्चे वैसे होते हैं जो अपना रास्ता ढूंढकर पढ़ना चाहते हैं। हमारे यहीं गवर्नमेंट स्कूल में ही पिछले साल बच्चे रोते रहे, सोशल साइंस की क्लास नहीं लग रही, सोशल साइंस की क्लास नहीं लग रही, टीचर नहीं आ रहा, पढ़ाने नहीं आ रहा। मैंने खुद पढ़ाया है, और जब पढ़ाया है तो ध्यान नहीं दिया, मस्ती करते रहे क्लास में, या ऑनलाइन क्लास में मैंने उनको कवर कराया तो ज्वाइन नहीं करी, बहाना। कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन कई बच्चों के पास मोबाइल होते हुए वो रील देखते रहे लेकिन क्लास ज्वाइन नहीं करी, और जब आखिरी में एग्जाम आया तो फिर रोते। आप बहाने, ये खुद से झूठ बोलना यही होता है। आप बोले मैं तो सर सोशल साइंस के आए नहीं, साल भर पढ़ाई नहीं करी, जिसने पढ़ाया उससे पढ़ा आपने। ये होता है सच्चाई में, वो जो पहला दिन नियम पढ़ाया था ना, बताया था, मेरा एक्सपीरियंस है, ये होता है खुद से झूठ बोलना। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी पढ़ाया हुआ है हालांकि,
वो एक दो क्लास उनको अभी भी याद भी होंगी, ऐसा मुझे थोड़ा बहुत तो याद हो गई कि ये पढ़ाया गया था। तो आप 10 लाख बच्चों में से उन 90% बच्चों जैसा मत बनो कि हमारे पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल में डेटा कम है। आपके पास रास्ते खोजो, कैसे कोई चीज पढ़ सकते हो उसके रास्ते खोजो, तब तो आप उन 10 लाख बच्चों से अलग बनोगे, तब तो उन 10 लाख बच्चों को पीछे पछाड़ते हुए उनके लीडर बनोगे, आगे बढ़ोगे, है ना। तो परेशानियों पे ध्यान मत दो, परेशानियों का हल कैसे ढूंढा जाए उसकी तरफ कोशिश करो, तब आप अच्छा व्यक्तित्व बन पाओगे या फिर आगे लाइफ में अच्छा कर पाओगे। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पर स्नेल के नियम पर। अपवर्तन के दो नियम है हमारे पास। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होती हैं। दूसरा नियम, स्नेल ने क्या देखा, स्नेल ने देखा कि यार आप मतलब प्रकाश किरण यहाँ से इधर जा रही है, तो कुछ ना कुछ एंगल में परिवर्तन आ रहा है। तो अपन 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय वो पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय मान, जिसको हम साइन कॉस टेन बोलते हैं। साइन कॉस टेन 10th क्लास में पढ़ेंगे अपन ये। 9th में नहीं रहता है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात रहते हैं, ये साइन कॉस ये सब स्मॉल में रहते हैं ना, साइन कॉस और टेन तीनों स्मॉल में ही रहते हैं, स्मॉल लेटर्स ही हैं। ये क्या बताते हैं, ये किसी समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी देते हैं। समकोण त्रिभुज की सारी जानकारी देते हैं। क्या ज्यादा जानकारी देते हैं 10th मैथ्स में देखेंगे। अभी के लिए जानना ये जरूरी है कि स्नेल ने क्या बोला, जो आपतन कोण का साइन होता है ना, आपतन कोण की ज्या, साइन ये इसको हिंदी में भी बोलते हैं यार। अभी मैंने एस बनाया था ना, साइन, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, ज्या। और कोसाइन को हम, कोसाइन को जैसे आई ई लगना चाहिए, लेकिन हम दोनों में ई नहीं लगाते हैं। इसको कॉस लिखते हैं, कोसाइन नहीं लिखते, कॉस लिखते हैं शॉर्ट में। साइन को ज्या बोलते हैं और कोसाइन को कोज्या बोलते हैं, कोज्या। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको अभी नियम में लिखना पड़ेगा। साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं, और टेन को विज्या बोलते हैं। केवल साइन का ही अपन को याद रखना है, बाकी के याद रखने की जरूरत नहीं है। विज्या। तो स्नेल नामक प्राणी ने क्या बताया, मतलब वैज्ञानिक ने क्या बताया, उसने बताया कि जो हमारा साइन अगर हम किसका निकालें, आपतन कोण का निकालें। आपको याद है ना जो हमारा परावर्तन का नियम था, उसमें हम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर बोलते थे। आपतन कोण में हम बराबर नहीं बोलते हैं, सॉरी अपवर्तन में हम बराबर नहीं बोलते हैं, हम इसके अनुपात में ले लेते हैं। जो अ, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपको मालूम है कौन सा होता है अपवर्तन कोण, कल बात करी थी अपन ने। ये होता है आपतन कोण आई, और ये वाला होता है अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, है ना। एकांतर अंतर कोण बनता है तो ये भी आर ही कहलाता है, जरूरत नहीं है ये वाला ई कहलाता है, इसकी भी जरूरत नहीं है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मतलब ही यहाँ पर जरूरत है। तो स्नेल ने बताया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात मतलब बटे में संख्या लिखी हुई है, मतलब अनुपात। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसको प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर डेफिनेशन याद नहीं भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ एक नया शब्द आया है अपवर्तनांक। तो अपन ये डेफिनेशन पर एक बार फिर से आएंगे, क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन अपन को अपवर्तनांक पे देना चाहिए। मार्क्स का 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है अपवर्तनांक पे। तो पहले अब अपन अपवर्तनांक पे थोड़ा सा चर्चा कर लें कि अपवर्तनांक है क्या, है ना। और स्नेल ने कैसे जो है इसके ऊपर नियम दिया, हालांकि स्नेल का नियम जो है वो थोड़ा सा अलग है। चलो बात कर लेते हैं आप अपने स्नेल के नियम पे फिर से आएंगे। आप बोलोगे याद नहीं हुआ सर, फिर से बता दो, तो मैं एक बार फिर से आऊंगा स्नेल के नियम पर, फिक्र मत करो। अ, जिसने भी ड्रॉ किया था अब मत करना है, आप कर भी नहीं पाओगे। हम्म। तो
अब थोड़ा सा हम अपवर्तनांक की बात कर लेते हैं। अपवर्तनांक कहीं छूट सुना हुआ शब्द लग रहा है क्या? इसी क्लास में यहीं पर कभी सुना हो तो। मैंने आवर्धन पढ़ाया था आपको, तो बताया था केवल दो टर्म ऐसी हैं जिसके इकाई नहीं है हमारी 10th क्लास की बुक में। पहला था आवर्धन, क्योंकि वो बता रहा था, आवर्धन क्या बता रहा था? आवर्धन बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना दर्पण में, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा, कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। जब 0 दशमलव में आ रहा था तो हम बोल रहे थे कि भाई वो प्रतिबिंब छोटा है इसलिए 0 दशमलव में आ रहा है आंसर। और जब एक से बड़ा आ रहा था, 5 गुना आ रहा था, 3 गुना आ रहा था, तो प्रतिबिंब जाहिर सी बात है वस्तु से बड़ा बन रहा है इसलिए गुना में आ रहा है। तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक जो है, अब आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि हमने बंदूक की गोली चलाई थी। का हुआ कचू हुआ है का? काहे माइक खोले हो फिर? ऐसा नहीं कहो। हो रहे हो क्या नींद में अपने आप एकदम से बटन दब गई जैसे झपकी लगी हो तो? कल एक बात करी थी अपन ने, बंदूक की गोली को अपन ने एग्जाम्पल लिया था कैसे? प्रकाश किरण से। बंदूक की गोली डांस से चलाई थी तो वायु से जल में जब प्रवेश करी थी तो अपने मार्ग से विचलित हो गई थी, आड़ी टेढ़ी हो गई थी, है ना। और मैंने बोला था कि प्रकाश किरण भी ऐसी होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है जैसे बंदूक की गोली हो जाती है। एक और चीज पूछी थी जिसका आंसर परफेक्ट दिया था, जिसने भी दिया था मुझे याद नहीं है। प्रकाश किरण जब यहाँ से जाती है तो वायु में तो तेज चलती है, जैसे गोली तेज चलती है ना वायु में, वैसे ही प्रकाश भी। लेकिन यहाँ आते आते उसकी स्पीड कम हो जाती है, रास्ता तो बदलती ही है, साथ साथ उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वायु का घनत्व जो है वो ज्यादा है जल की तुलना में, घनत्व कम है, सॉरी। वायु का घनत्व, घनत्व समझते हो ना, कण पास पास होना, है ना। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, थोड़ा बहुत याद हो यदि तो। 9th क्लास का फॉर्मूला है घनत्व बराबर से द्रव्यमान बटे आयतन। अब ऐसे क्वेश्चन ऊटपटांग जब पूछता है ना, एक क्वेश्चन ऊटपटांग ऑब्जेक्टिव देता है टीचर, अब उसने दे दिया एग्जाम में, बताओ घनत्व की का फॉर्मूला क्या है। अब बच्चा परेशान क्या है, 10th क्लास में घनत्व का फॉर्मूला कहीं पढ़ा ही नहीं है, और टीचर अड़ा रहेगा नहीं है, तो वो यहाँ अड़ा रहेगा कि भाई तुमने जब सघन और विरल पढ़े हैं तो आपको घनत्व तो पता होना ही चाहिए। वायु का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व ज्यादा होता है। और बच्चा बोलेगा कि नहीं मेरे को, मैंने पढ़े नहीं 10वीं क्लास में, जबकि है वो घनत्व, है ना। तो घनत्व बोलते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन मतलब कि एक निश्चित जगह पर कितनी पदार्थ की मात्रा भरी हुई है ना। जैसे अपन ने 3 टंकियां ली बराबर साइज की, एक में अपन ने कुछ नहीं भरा, वायु भरी हुई है ना, कुछ नहीं भरा मतलब वायु भरी हुई है, दूसरे में पानी भर दिया और तीसरे में रेत भर दी। किसका घनत्व ज्यादा होगा? रेत वाले का घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि रेत में कण पास पास है और वो ठोस की भांति काम करेगी, इसलिए रेत वाली टंकी का घनत्व ज्यादा होगा, द्रव्यमान उसका ज्यादा है, जगह उतनी हुई, आयतन मतलब जगह, है ना। और द्रव्यमान उसमें ज्यादा भरा हुआ है। पानी का द्रव्यमान कम रहेगा, कण थोड़े से दूर रहेंगे ठोस की अपेक्षा। और वायु का तो फिर क्या ही कहना, उसका सबसे कम होगा। सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है। घनत्व बराबर से द्रव्यमान बटे आयतन, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं जहां तक है। वायु का घनत्व कम होगा और जल का घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा। तो घनत्व कम होने की कारण से प्रकाश किरण वायु में बहुत स्पीड से आएगी, और जल में जैसे प्रवेश करेंगे ना तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी प्रकाश किरण की, है ना। मैं बंदूक क्यों बना रहा हूँ प्रकाश किरण? बंदूक से ना चल, बंदूक से प्रकाश किरण तो नहीं चलती, टॉर्च से चलती है। बंदूक या टॉर्च का लेना देना नहीं, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, कि जब कोई प्रकाश किरण, नहीं नहीं, जब कोई प्रकाश किरण नहीं, प्रकाश किरण का जो वेग होता है, वेग वेग वेलोसिटी, 9th क्लास MS-1, जो प्रकाश किरण का वेग होता है या प्रकाश का वेग होता है, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सघन माध्यम में उसका वेग कम हो जाएगा, विरल माध्यम में उसका वेग बढ़ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। जो प्रकाश किरण का वेग होता है या उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, चाल होती है, दोनों में फर्क है अलग ही साइंस की भाषा में।
यहाँ पर हम वेग की बात करेंगे क्योंकि सदिश राशि है। अब ये सदिश राशि क्या होती है? जिनको नापने के लिए दिशा की भी आवश्यकता, चाल और वेग में अंतर ही यही है। चाल में हमको दिशा की जरूरत नहीं है, वेग में दिशा की जरूरत है। तो वेग एक सदिश राशि है। तो मैं वेग की बात करूंगा, वेलोसिटी की बात करूंगा। जो प्रकाश है उसका वेग सघन में कम हो जाता है, विरल में ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं अपवर्तनांक कैसे इसको डिफाइन करता है। अपवर्तनांक कुछ भी नहीं है। अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हमें बताता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, चाल शब्द यूज कर सकते हैं आप, नहीं कर रहे, चलो वेग कर ले रहे हैं। चाल से अच्छे से समझ में आता है बच्चों को, चाल मतलब स्पीड ना। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक को अपन बोलते हैं N21। N21 क्यों लिख रहे हैं, 21 क्यों लिख रहे हैं? ये 21 नहीं है, ये माध्यम है, बता रहा हूँ कैसे। वी वेग वन को V1 लिख सकता हूँ और दूसरे को V2 लिख सकता हूँ। घबरा मत, इसके आगे कुछ नहीं है, बस यही है ना। V1, जब भी बच्चे ऐसे देखते हैं ना तो लगता है कि और आगे कुछ फॉर्मूले आने वाले हैं बहुत ज्यादा, तो नहीं है। V1 V2 अपवर्तनांक क्या होगा? पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। आवर्धन भाई तो यही इसी में का कुछ था ना, अपन को बता रहा था कितने गुना जो है बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर भी वही है, बस वहां पर वो साइज बता रहा था, आवर्धन क्या बता रहा था? प्रतिबिंब का साइज बता रहा था। ये क्या बता रहा है? ये स्पीड बता रहा है। स्पीड के बारे में क्या बता रहा है? कितने गुना स्पीड कम होगी या कितने गुना ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, वायु थी ऊपर, नीचे जल था। अब मैं जो भी एग्जाम्पल लूंगा वो ऊट पटांग लूंगा, सही नहीं लूंगा, है ना। मान लो वायु में 50 की स्पीड से प्रकाश चल रहा है। स्पीड से मतलब ms-1 से, वेग का मान ms-1 में होता है। वायु में प्रकाश की रफ्तार कितनी थी? 50। पानी में कम हो जाएगी, मान लेते हैं 25 ms हो गई, 25 ms-1 हो गई। अब अपवर्तनांक क्या बताएगा? अपवर्तनांक के फॉर्मूला हिसाब से पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब 50 बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल 25, मतलब प्रकाश का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 2। मैं क्या बोलूंगा? वायु में प्रकाश की चाल जल की तुलना में दोगुनी है। वायु में प्रकाश की चाल जल की तुलना में दोगुनी है। जल में 25 है, वायु में 50 है, तो वायु में जल की अपेक्षा कितनी हुई? दोगुनी हुई। क्लियर है ना यहाँ तक? अब इसकी जगह पर यदि मैं वायु की जगह पर बोलूं माध्यम एक, माध्यम एक, क्योंकि जरूरी है ना हमेशा वायु ही मिले, जल मिल सकता है, कांच मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। माध्यम एक, और जल की जगह लिखूं माध्यम दो। तो अपन ने जो वायु और जल के लिए बोला था, माध्यम एक और माध्यम दो के लिए बोलो। माध्यम एक में प्रकाश की चाल दो की तुलना में दोगुनी है। माध्यम एक में प्रकाश की चाल दो की तुलना में दोगुनी है। इसी को मैं अब साइंस की भाषा में थोड़ा सा और टफ बना रहा हूँ। अभी क्या बोला था? वायु में प्रकाश की चाल जल की तुलना में दोगुनी है, फिर उसी को बोल दिया माध्यम एक में प्रकाश की चाल माध्यम दो की तुलना में दोगुनी है। इसी को बोल रहा हूं मैं, माध्यम एक में प्रकाश की चाल माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम एक में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम दो के सापेक्ष दो गुना है। 2 मिनट कॉल आ रहा है।
मैं अटका नहीं हूँ, एक कॉल आ गया था, उठाना पड़ा। मैं अटक गया हूँ। हाँ, अटक ही गया हूँ मैं जिंदगी में। कहाँ गया रे? क्या बता रहा था मैं? तो मैं ये बोल रहा था, जो ये दो आएगा ना, हम इसको बोलेंगे पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक बार फिर से, है ना? अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा देख रहे हैं तो धीरे धीरे पहुंचे हैं उस पर। पहले मैंने आपको समझाया कि वायु में उसकी चाल 50 थी, जल में उसकी 25 हो गई। मतलब वायु में प्रकाश की चाल जल की तुलना में दोगुनी थी। वायु में प्रकाश की चाल जल की तुलना में दोगुनी थी। अब मैंने वायु ना बोलते हुए इसको माध्यम एक बोल दिया और इसको माध्यम दो बोल दिया। तो मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल माध्यम दो की अपेक्षा दोगुनी थी, ऐसा बोल दिया, है ना? अब मैं साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोलूंगा, जो कि याद रखना है आपको। जो दो आया है ना अपना, वो क्या है? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। याद ना रहे, कोई दिक्कत नहीं। आज तक पूछा नहीं गया है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना? अगर आता भी है तो अथवा में आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपवर्तनांक लिखने के लिए आता है तो आप बिंदास होके, अगर फिर भी आ जाता है तो आप बेफिक्र होके ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। अपवर्तनांक बराबर से पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग एन। हाँ, यहाँ पर आप लिखेंगे अपन N21। इसका मतलब क्या है? ये 21 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दूसरा माध्यम और ये लिखा हुआ है पहला माध्यम, है ना? तो अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, दो सॉरी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला माध्यम ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए पहला माध्यम पर। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो, मैं भी तुम्हारे सामने कंफ्यूज हुआ ना, तो ये कंफ्यूजन आपको भी होगा ही, 100% तय है ना? तो उसको लिखा हुआ होना चाहिए। जहां तक है, कॉपी में ये चीज नहीं होगी, क्योंकि पहले मैंने नहीं लिखवाया था। स्नेल का नियम तो लिखा हुआ है, ये तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले दिन नहीं लिखवाया था, पहली बार नहीं लिखवाया था। मैं आपको इसकी एक पिक भेजूंगा, उसकी परफेक्ट डेफिनेशन की, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक की। समझ में अभी आना चाहिए, है ना? लिखने का काम आप उसमें, मैं पिक भेजूंगा तो इसको बीच में एक क्वेश्चन जोड़ लेना, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो वो आपको उसमें ऐड करना चाहिए। अपवर्तनांक किसे बोलेंगे अपन? पहले माध्यम में प्रकाश की वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, है ना? इसको किससे लिखते हैं? N21 इक्वल्स टू V1/V2। तो अपवर्तनांक लिखने के लिए आया तो आप इतना लिखोगे केवल। उसके बाद पूछे कि बताओ सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो सापेक्ष में अपन लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उन दोनों की चालों का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना? डेफिनेशन याद नहीं होगी, बेफिक्र रहो, कुछ भी जरूरत नहीं है। डेफिनेशन अभी आपको लिखी हुई मिलेगी तो वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। अभी समझो केवल, प्रकाश की चाल कम हुई थी ना? कितनी कम हुई थी? दो मतलब इसकी अगर मैं जल की तुलना में बात करूं तो इसमें आधी हो गई प्रकाश की चाल। वायु में बात करें तो दोगुनी है जल की तुलना में। तो हम बोल रहे हैं दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दोगुनी है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम? जो दो आया हुआ है हमारा, वो क्या होगा? ये अपवर्तनांक होगा। और इस अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। या फिर आप इसी में ही एक लाइन लिख सकते हो,
अपवर्तनांक की परिभाषा कैसे लिखोगे? पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक, ऐसा अपवर्तनांक, नीचे ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये अपवर्तनांक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक, ऐसा अपवर्तनांक, मतलब कैसा? ऐसा, ऐसा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष